नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 मई सन 2025। चतुर्थी तिथि आज दोपहर पहले 11:24 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार। हरियाणा में 3 दिन जमकर बरसेंगे बदरा। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। कार्यालय सहायक के पदों पर निकली भर्ती 10 मई तक कर सकते हैं आवेदन। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला। राहुल गांधी बोले फैसले का समर्थन। हांसी में सीएम नायब सिंह सैनी की रैली का शेड्यूल तय। पूर्ण जिला घोषित करने का मिल सकता है तोहफा। हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों को अब मिड डे मील में मिलेंगे पराठे व वेज बिरयानी। पानी रोकने से हरियाणा में संकट। कंस्ट्रक्शन, सिंचाई, वॉशिंग स्टेशन पर रोक। टैंकर के रेट तिगुने हुए। खट्टर बोले पंजाब राजधर्म नहीं निभा रहा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जल्द मिलने जा रही है 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटी। हरियाणा एसएससी भर्ती पर हाईकोर्ट की कड़ी नजर। मांगा सामाजिक व आर्थिक अंकों का विवरण। 16 मई को होगी अगली सुनवाई। महेंद्रगढ़ में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। नीट एग्जाम के चलते लिया फैसला। अब 3 के बजाय 18 मई को होंगे पेपर। मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपये महंगा हुआ। नई कीमतें 1 मई यानी आज से लागू होंगी। गोल्ड 67 रुपये तो ताज़ा 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद किया। 23 मई तक पाकिस्तानी फ्लाइट नहीं उड़ सकेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी आवास पर 1 घंटे हाई लेवल मीटिंग हुई। और अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर के रेट में गिरावट। सोना 1650 रुपये सस्ता हुआ। एक्सपर्ट ने दी और गिरावट की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में भीषण गर्मी से शायद राहत मिलने के अब आसार नजर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बादल छाने, हवा चलने, चमक के साथ बरसात होने की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि 1 से 3 मई के दौरान प्रदेश में बरसात होने के आसार बने हैं। मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 1 मई से हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा और पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव भी देखा जाएगा। इस कारण महीने की शुरुआत 3 दिनों के दौरान आंशिक बादल छाने, धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी व हल्की बरसात की होने की संभावना बनी हुई है। इससे दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद 4 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में लगातार बदलाव दर्ज किया जाएगा। 1 मई को अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में आंधी तूफान और बरसात की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व मेवात में बादल छाने, हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बरसात की संभावना जताई गई है। तो वहीं कल यानी 2 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात व पलवल। और 3 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा में गरज व चमक के साथ बरसात के आसार जताए गए हैं। अगर आप अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको बता दें कि जियो पार्क एवं जियो टूरिज्म प्रोजेक्ट रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली की तरफ से कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी महिला व पुरुष इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन व ईमेल से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ बीकॉम या बीएससी पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मई है। सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिड डे मील के दौरान मोटे अनाज का भरवा पराठा, दही, कड़ी पकौड़ा और वेज बिरयानी जैसे पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मौसम के अनुसार मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। इसके तहत 18 प्रकार के व्यंजनों की सूची बनाई गई है। विद्यार्थियों को हर दिन अलग अलग प्रकार का व्यंजन परोसा जाएगा। विभाग द्वारा 1 मई यानी आज से मिड डे मील के मेन्यू का नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। शिक्षा विभाग द्वारा मेन्यू में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं। मेन्यू को लागू करवाने की जिम्मेदारी मिड डे मील प्रभारी को सौंपी गई है। निर्देशों में बताया गया है कि प्रभारी द्वारा हर महीने में एक बार भोजन की लैब में जांच भी करवाई जाएगी, जिसमें भोजन की गुणवत्ता को परखा जाएगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी के जिन ग्रुपों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया था, उनमें चयनित उम्मीदवारों और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं की पूरे डाटा की मांग की गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंकों के लाभ के साथ और बिना CET में कितने अंक मिले थे, उनकी पूरी जानकारी प्रदान की जाए। हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के एक जिम्मेदार अफसर का हल्फनामा भी दायर करने के लिए कहा गया है। इन पुनर्विचार याचिकाओं पर गत 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ द्वारा अब अगली सुनवाई के लिए 16 मई 2025 की तिथि तय की गई है। ऐसे में पहले हाईकोर्ट को पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसके बाद आगे कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी की अब निगाहें टिकी हुई हैं कि अब देखना यह होगा कि कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई में क्या निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 मई को हिसार पहुंचने जा रहे हैं, जहां वो दोपहर 12 बजे हांसी की अनाज मंडी में एक विशाल मेगा रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यह जानकारी हांसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनोद भयाणा ने दी है। उन्होंने बताया कि हांसी में सीएम नायब सिंह सैनी की रैली को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। मगर अब 11 मई को मुख्यमंत्री हांसी में आयोजित होने वाले रैली में पहुंच रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद भयाणा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आगमन किसी भी शहर के लिए सौगातें लेकर आता है। ऐसे में हांसी के लोग भी मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वह रैली के माध्यम से शहरवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। विनोद भयाणा ने कहा कि वे खुद सीएम के सामने कई अहम मांगे रखने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मांग हांसी को पूर्ण जिला घोषित करने की रहेगी। इसके अलावा सिविल अस्पताल में बेड की संख्या में बढ़ोतरी, एक नया कॉलेज और एक बस डिपो की स्थापना प्रमुख रूप से है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री की रैली को देखते हुए 11 मई को प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने जा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। 8,500 क्यूसेक की जगह अब सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। इसको लेकर अब टकराव बढ़ता जा रहा है। पानी का बंटवारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB करता है। हरियाणा सरकार ने बोर्ड से BBMB रूल्स 1974 की धारा 7 के तहत यह मामला केंद्र को भेजने की मांग की है, जिसके बाद BBMB ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। यह बोर्ड केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर हैं। इस लेटर पर फैसला भी वही लेंगे। खट्टर ने इसको लेकर कहा कि पंजाब सरकार राजधर्म नहीं निभा रही है। वहीं पंजाब के CM भगवंत मान ने हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जबरदस्ती पंजाब के पानी पर डाका डालना चाहती है। मैं किसी भी हालत में पंजाब के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। भाखड़ा नहर में कटौती से हिसार और सिरसा में जल संकट खड़ा हो गया है। हिसार में टैंकर माफिया एक्टिव हो गए हैं। 400 रुपए के टैंकर के अब 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में सिंचाई पर रोक लगा दी गई है। वहीं जींद में निर्माण कार्य और वॉशिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। झज्जर में नहरों में नहाने पर रोक लगाने के साथ ही किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पंचकुला में भी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं देता है तो हमें मजबूर होकर पंजाब से हरियाणा होकर जाने वाले सभी रास्ते बंद करने पड़ेंगे, और यह कोरी धमकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं मिला है। पंजाब के CM को यह भी पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और ऐसी ओछी बातें करके हरियाणा और पंजाब के किसानों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें गुरुवार यानी 1 मई से लागू होंगी। अमूल स्टैंडर्ड, अमूल बैफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल सिल्क एंड ट्रिम, अमूल चाय मजा, अमूल ताजा और अमूल काऊ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 3 महीने पहले यानी 24 जनवरी को अमूल ने दूध के दाम 1 रुपए घटाए थे। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव नतीजों के 3 दिन पहले अमूल ने दूध की कीमत में बढ़ोतरी की थी। तब अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। एक दिन पहले मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दोनों ही कंपनियों की नई कीमतें 30 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 69 रुपए प्रति लीटर और टोन्ड मिल्क की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। पहलगाम हमले के बाद अंबाला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अब सैन्य क्षेत्र में प्रशासन की बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। अगर किसी भी कार्यक्रम जैसे कि शादी में ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। प्रशासन की ओर से सैन्य क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर से निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही अंबाला जिले में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। अगर कोई भी नागरिक अंबाला में रहता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त अजय सिंह तोमर
तोमर ने कहा कि जहां भी बांग्लादेशी हैं वहां घर घर जाकर चेकिंग शुरू की जा रही है। इसके साथ ही कंटोनमेंट क्षेत्र में आर्मी की मांग पर सुरक्षा को देखते हुए चेक पोस्ट बढ़ाई गई है। यह चेक पोस्ट आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट न डालें जिससे माहौल खराब हो। साथ ही पत्रकारों को भी आर्मी से संबंधित लाइव न चलाने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ड्रोन पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जो लोग शादी जैसे कार्यक्रम में ड्रोन चलाना चाहते हैं उनको अनुमति लेनी होगी, उनको तारीख और ड्रोन का मॉडल भी बताना होगा, तभी उनको अनुमति मिलेगी। बाकी सभी ड्रोन पर पाबंदी रहेगी। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले के किसान राजवीर गोभी की खेती से ठीक ठाक आमदनी कर पा रहे हैं और साथ ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। मूल रूप से बल्लभगढ़ निवासी किसान राजवीर ने बताया कि उन्होंने ठेके पर जमीन ली हुई है और इस समय 3 बीघा खेत में गोभी की खेती कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने गोभी की 20 से ज्यादा वेरायटी लगाई हुई है। इसके साथ ही खीरा और करेला जैसी सब्जियां भी उगाई हुई है। राजवीर ने बताया कि गोभी की फसल 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। वो पिछले 20 सालों से इस गोभी की खेती को करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 बीघा जमीन पर गोभी की खेती पर तकरीबन 35,000 रुपए तक खर्च आता है। इस खेती से उनकी लागत निकल आती है, साथ ही घर के पालन पोषण का खर्चा भी अच्छे से चल पाता है। किसान साथी यदि परंपरागत खेती छोड़कर सब्जियां, बागवानी आदि खेती में हाथ आजमाएं तो अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मंडी में गोभी का उचित भाव भी मिल रहा है। इस बार गोभी 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जिसके चलते उन्हें ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सीजन 2025-26 में गन्ना किसानों के लिए एफआरपी तय किया गया है। गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी तय की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 15 रुपए बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह बेंचमार्क मूल्य है जिसके नीचे गन्ने की सरकारी खरीद नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और अहम फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 22,864 करोड़ रुपए की सिलचर से शिलांग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर बड़ा और अहम फैसला लिया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1947 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना का विरोध किया था, लेकिन अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष के दलों ने जातिगत जनगणना का इस्तेमाल किया है। कुछ राज्यों ने जातिगत सर्वे भी किया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया है कि जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी, यानी जनगणना के साथ साथ सरकार जातिगत जनगणना भी कराने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने की योजना पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि ईपीएस भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ संचालित करता है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय का लाभ देना है। इस योजना का फंड नियोक्ता यानी कि कंपनी के योगदान से आता है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय वर्तमान में 3,000 रुपए पेंशन लागू करने से जुड़ी अतिरिक्त लागत का मूल्यांकन कर रहा है। सितंबर 2014 से सरकार 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए अनुदान देती आ रही है। यानी अगर किसी भी सदस्य की पेंशन 1,000 रुपए से कम है तो सरकार अंतर की राशि अपने जेब से भरती है और अब यह 3,000 रुपए पेंशन लागू करने जा रही है। भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी पाकिस्तान की सभी तरह के फ्लाइट 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस में अब नहीं उड़ पाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फ्लाइट इंडियन जोन में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। यह मीटिंग 1 घंटे चली। एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान को थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि देशों में अपने विमान भेजने के लिए काफी लंबा रूट लेना होगा। इससे वहां की हवाई यात्रा महंगी होगी। इससे पहले पहलगाम हमले पर राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह काम किया है वे जहां भी हैं उन्हें भुगतना होगा। सरकार को विपक्ष का 100% समर्थन है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना होगा और वह भी सख्त। सरकार को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो
से पहलगाम हमले पर बातचीत की है। शरीफ ने अपील की कि अमेरिका भारत से जिम्मेदारी से बात करने को कहे। पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा दिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई हैं। टेक कंपनी मोटोरोला ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 60 प्रो लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला के एज सीरीज में हाल ही में लॉन्च में यह तीसरा स्मार्टफोन है। इससे पहले कंपनी ने मोटोरोला एज 60 फ्यूजन और मोटोरोला एज 60 स्टाइलिश लॉन्च किया था। लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने स्मार्टफोन का टीजर और डिटेल स्पेसिफिकेशन शेयर किया था। इस स्मार्टफोन में पहले लॉन्च हुए दोनों फोन से बेहतर कैमरा और डिस्प्ले मिलने वाला है। पोलेड क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा 60 प्रो में मल्टी स्पेक्ट्रल 3-in-1 लाइट सेंसर के अलावा 3 कैमरों का सेटअप मिल रहा है। कंपनी ने स्मार्टफोन को 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB के डुअल स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 60,000 रुपए के आसपास शुरू हो सकती है। स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर दी गई है। पावर बैकअप के लिए फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के लिए यूजर्स को 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला 90 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग, दूसरा 15 वाट वायरलेस चार्जिंग और 5 वाट वायर्ड पावर शेयरिंग यानी कि रिवर्स चार्जिंग दिया गया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 46 अंक की गिरावट के साथ 80,242 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 2 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,334 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट रही। फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयर्स में अधिक गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर 5% से अधिक गिरे। वहीं अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,650 रुपए गिरकर 94,361 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो ये 3,276 रुपए कम होकर 94,114 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार मुनाफा वसूली के कारण ये गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में सोने चांदी में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,900 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 98,040 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।